कहानी की स्टार्टिंग हमारे फीमेल लीड सी-वान से होती है, जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि आखिर उसकी जान किसने ली और किस लिए ली। वो मर चुकी होती है और उसकी जो सोल होती है वो अपनी बॉडी को देख पा रही होती है। तभी यहाँ पे भागते हुए उसका हस्बैंड फू चैन आता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि सामने खड़े लोगों ने उसकी वाइफ की जान ले ली है और उसके बाद वो हंस रहे हैं, ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से से उसकी आंख लाल हो जाती है और वो थोड़ी देर के अंदर गुस्से में सभी को ही जान से मार डालता है। वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। फिर वो सी-वान के पास आता है, वो उसकी बॉडी को अपने बाहों में लेता है और उसे वापस घर लेकर जाने लगता है। ये देखकर सी-वान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और कहीं न कहीं उसे डाउट था कि इसके हस्बैंड ने ही इसकी जान ली है। इसलिए 11 साल के अंदर इन दोनों का रिलेशनशिप इतना ज्यादा खराब हो गया था कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरीके से विश्वास ही नहीं करते थे। इसीलिए सी-वान को फू चैन के लिए गलत फहमी थी, लेकिन उसकी गलत फहमी तब दूर हो जाती है जब फू चैन थोड़ी देर के अंदर उस पर्सन को ढूंढ लेता है जिसने उसकी जान ली थी और वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट भी करता है और उसे पता लगाता है कि आखिर सी-वान की जान उन्होंने क्यों ली। उसे पता चलता है कि उसके परिवार वाले उसके प्रॉपर्टी की वजह से उसके साथ थे और प्रॉपर्टी की वजह से ही उसकी जान ली। ये सुनकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस पर्सन को भी खत्म कर देता है। तब जाकर सी-वान की गलतफहमी दूर होती है कि फू चैन उससे कितना ज्यादा प्यार करता था। इसके बाद फू चैन अपने घर के सभी नौकरों को काम से निकाल देता है, पूरे घर को व्हाइट फ्लावर से सजाता है जो कि सी-वान की फेवरेट फ्लावर थी और उसके बाद वो उसके साथ जाने का फैसला करता है और फ्लावर्स में आग लगा देता है और साथ ही वो अपने हाथ को सी-वान के हाथ से कनेक्ट कर लेता है और आखिरी समय में वो सी-वान के साथ ही रहता है, क्योंकि वो सी-वान से सबसे ज्यादा पसंद करता था और उसके मरने के बाद वो इस दुनिया में अकेला नहीं रहना चाहता था। ये देखकर सी-वान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो सोचती है कि जिस इंसान से वो पिछले 11 सालों से नफरत कर रही थी वही पर्सन उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था और जिस परिवार के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया वही परिवार वाले उसके नहीं रहे। वो इमोशनल होती है और इसी टाइम वो कह जाती है कि अगर लाइफ उसे सेकंड चांस दे तो वो इस प्यार को पूरी तरीके से निभाएगी और कभी भी फू चैन को अकेला नहीं छोड़ेगी, वो उसका हमेशा ही साथ देगी। बाकी चाइनीज ड्रामा की तरह यहाँ पे भी मैजिक होता है और सी-वान का फिर से रीबर्थ हो जाता है। वो अपनी आंखें खोलती है तब वो 11 साल पीछे जा चुकी होती है जब उसने फू चैन के साथ शादी करने का फैसला किया था। जैसे उसे होश आता है वो दरवाजे के बाहर के आवाज को सुन पा रही होती है, जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स और बहन की बातें सुनती है। ये तीनों इसके अपने नहीं होते हैं, इन तीनों ने इसे अडॉप्ट किया होता है और ये इनकी बातें सुन रही होती है। दरअसल यामी नहीं चाहती थी कि सी-वान की शादी फू चैन से हो, क्योंकि वो फू चैन को पसंद करती थी। इसीलिए उसने जानबूझकर कुछ दिन पहले सी-वान को धोखे से सीढ़ी से धक्का दे दिया था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी और वो कुछ समय पहले ही कोमा में चली गई थी। देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वो झूठ बोल देती है और कहती है कि उससे ये सारी चीजें गलती से हो गई। उसके पेरेंट्स इससे में काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ही सी-वान की शादी फू चैन के साथ होने वाली थी, इसीलिए वो लोग भी उसे देखने के लिए आने वाले थे और अभी तक तो उन्हें सी-वान की पूरी प्रॉपर्टी मिली नहीं होती है, इसीलिए वो काफी वरीड हो रहे होते हैं और इनकी ये सारी बातें सी-वान सुन लेती है और उसे ये पता चल जाता है कि ये तीनों जिसे वो अपनी फैमिली समझ रही थी, ये तीनों उसके लिए सिर्फ उसके पैसों की वजह से उसके साथ है, ना कि उससे प्यार करते हैं। तभी यहाँ पे फू फैमिली का बटलर सी-वान को कुछ शादी के उपहार देने के लिए आता है और सी-वान के बारे में पूछने लगता है। तब ये तीनों उससे झूठ बोलते हैं और बताते हैं कि कुछ समय पहले वो सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है तो वो आराम कर रही है। ये सुनकर बटलर भी इनके बातें मान लेता है और उसके बाद वो जो कुछ भी लाया होता है उन्हें देने लगता है। वो इन्हें एक ब्लैक क्रेडिट कार्ड देते हैं जो कि अनलिमिटेड होती है। कार्ड को पाकर ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी बटलर इन्हें प्रॉपर्टी के पेपर भी देता है जो कि 2 विला होते हैं और काफी अच्छी जगह पे होते हैं। ये सारी चीजें देखकर वो इस चीज को हड़पने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सही समय पे सी-वान आ जाती है। उसे देखते हैं ये लोग उसे चिपकने की कोशिश करने लगते हैं और उसके ऊपर प्यार निछावर करने लगते हैं और बटलर को दिखाने लगते हैं कि उन्हें इसकी कितनी ज्यादा परवाह है। लेकिन सी-वान तो इन सभी को इग्नोर करते हुए सोफे पे जाकर बैठ जाती है और बटलर के साथ बात करने लगती है। वो बटलर से कहती है कि उसे शादी के लिए कोई भी दहेज नहीं चाहिए, ना ही उसे ये ब्लैक क्रेडिट कार्ड चाहिए और ना ही ये कोई प्रॉपर्टी चाहिए। अब इस तरीके से ये सारी चीजों को जाते हुए देखकर तो इसके पेरेंट्स शांत नहीं रहते हैं। वो उसे सभी चीजें लेने के लिए कहते हैं और उसे कहते हैं कि ये तो वो लोग ये खुशी से तुम्हें दे रहे हैं, ये गिफ्ट है, तुम्हें इसे ले लेने चाहिए। लेकिन सी-वान लेने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास तो इतनी सारी चीजें हैं, अगर आपको उनमें से कुछ चीजें चाहिए तो मैं उसे आपको दे सकती हूँ। मेरे पास बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़ा विला है, अगर आपको चाहिए तो दे सकती हूँ, लेकिन ये मैं नहीं ले सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो सभी गिफ्ट को लौटा देती है और कहती है कि वो जल्दी फू फैमिली में आने वाली है। इसके बाद बटलर वहाँ से चला जाता है और सुयन भी यहाँ से चली जाती है। पहली बार अपने प्लान में इस तरीके से नाकाम होने की वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मॉम तो कहती है कि इसे देखकर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि जब 7 साल पहले मैं इसे मिली थी तभी मैं इसे खत्म कर दी थी। डैड भी कह रहे होते हैं कि मैं भी इसे झेल रहा हूँ, मुझे अगर पता होता तो मैं भी इसे कब का मार दिया होता, लेकिन इसके पास इतनी सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए, इसलिए हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सीन कट होता है और अगले सीन में हम सी-वान को देखते हैं जो कि फू पैलेस में पहुंच जाती है।
वहाँ पे उसका ग्रैंड वेलकम भी होता है। सभी नौकर उसके स्वागत में खड़े होते हैं और आते ही उसका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ हम फू चैन को देखते हैं, जिसे ऑफिस में अपने पर्सनल असिस्टेंट से पता चल जाता है कि सी वान उसके घर पे पहुंच गई है, इसलिए ग्रैंडपा के कहने पे उसे भी घर जाना होगा। ये सुनकर वो सोच रहा होता है कि उसे जाना चाहिए या फिर नहीं। दूसरी तरफ हम फू चैन के ग्रैंडपा को देखते हैं, जहाँ पे उनके बेटे बैठे होते हैं जो कि फू चैन के पिता होते हैं। साथ में उनकी वाइफ भी होती है, जो कि ये लोग नहीं चाहते थे कि सी वान की शादी उनकी बेटी से हो, इसलिए वो रिश्ता तोड़ने के लिए यहाँ पे आए होते हैं। लेकिन ग्रैंडपा उन्हें साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन दोनों का रिश्ता नहीं टूटेगा। तभी अब सी वान भी आ जाती है और इन दोनों की बातें सुन रही होती है। असल में फू चैन एक बीमारी से पीड़ित होता है, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके अंदर एक पॉइजन होता है। जब भी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, उसके अंदर का जो पॉइजन हो जाता है वो एक्टिव हो जाता है और उसके बाद वो बहुत लोगों की हत्या कर देता है, जिस वजह से उसके ग्रैंडपा उसे ठीक करने की कोशिश में लगे हुए थे। और उन्हें कुछ देर बाद पता चलता है कि जो उनके फ्रेंड की बेटी है सी वान, उसने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का कोर्स किया हुआ, जिसकी वजह से वो उसे ठीक कर सकती है। इसलिए ग्रैंडपा चाहते थे कि वो उन दोनों की शादी करा दे ताकि उनका पोता सही सलामत रहे। लेकिन फू चैन के जो पिता और माँ होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो, क्योंकि वो फैमिली देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि दोनों की फैमिली काफी ज्यादा अलग है, वो उनकी फैमिली से गरीब है, इसलिए उनके साथ शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन ग्रैंडपा इनमें से किसी भी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो इन दोनों को यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं और इसके बाद वो सी वान से मिलते हैं। वो सी वान को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, इसीलिए जब वो उनके नाम से उन्हें पुकारती है तब वो उसे डांटते हैं और कहते हैं कि बहुत ही जल्द तुम हमारे फैमिली का एक हिस्सा बनने वाली हो, इसलिए मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि ग्रैंडपा कह के पुकारो। सी वान भी उन्हें ग्रैंडपा कहने के लिए मान जाती है और तभी यहाँ पे जियांग फैमिली की बेटी जोई आ जाती है, जो कि ये भी फू चैन से शादी करना चाहती थी। ये यहाँ पे आते ही ग्रैंडपा के क्लोज होकर सुवान को जेलस फील कराना चाहती है, लेकिन सुवान को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बल थोड़ी देर के अंदर फू चैन भी यहाँ पे आ जाता है और फू चैन से मिलने के लिए सीवान जाने वाली होती है। लेकिन जोई इन दोनों के रिलेशन में गलतफहमी पैदा करना चाहती थी, इसीलिए वो सीवान से कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो कैसा है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब हमारी शादी होने वाली है। ऐसा कह के वो जाने वाली होती है, लेकिन जोई अपना पैर लगा देती है, जिस वजह से वो गिरने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पे फू चैन आ जाता है, वो उसे कवर करता है, साथ ही उसे बचा भी लेता है। उसे साथ में देखकर जोई आग बबूला हो रही होती है, लेकिन ग्रैंडपा को ये सारी चीजें काफी अच्छी लग रही होती है। कुछ समय के बाद सभी खाने पे एक साथ आते हैं, जहाँ पे जोई फैमिली के बीच में अपने पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए ग्रैंडपा को खुश करने की कोशिश करती है और वो उन्हें खाना भी सर्व करती है। लेकिन सीवान उसके किए गए पे पानी डाल देती है। वो ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा आपको ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का कोर्स किया है और मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने सेहत के मुताबिक कौन सी चीजें खानी चाहिए। जब मैं आपके फैमिली में आऊंगी तब मैं आपके पूरे खाने पीने का ध्यान रखूंगी। इस तरीके से वो अपने पॉइंट को जोई से आगे कर लेती है। ये देखकर जोई फू चैन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और वो उसे खाना सर्व करती है और कहती है कि अच्छे से खाओ। लेकिन फू चैन को तो जोई बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, इसलिए खाना सर्व करने के तुरंत ही वो अपना प्लेट ही चेंज करा देता है। इसके बाद वो दूसरा प्लेट लेता है और फिर सीवान से कहता है कि क्या वो उसके लिए सर्व नहीं कर सकती है। ये देखकर वो उसे खाना सर्व करती है, लेकिन वो तो उसके फोक से ही खाना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर जोई को बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है, इसलिए वो बीच में टोकती है और कहती है कि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे प्यार को अनदेखा कैसे कर सकते हो। आखिर तुम इतने ज्यादा रूड कब हो गए जब तुमने मुझे छोड़कर इस लड़की के साथ शादी करने का फैसला किया। ये सुनकर फू चैन उसे बताता है कि कभी भी उसके दिल में उसके लिए कोई भी जगह नहीं था और उसने कभी भी जोई से प्यार नहीं किया, तो वो एक्सेप्ट ना करे कि वो उसे प्यार देगा। ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो खाने के बीच से ही उठकर यहाँ से गुस्से में चली जाती है। दिन कटता है और रात आ जाती है। जब सीवान रात को यहीं पे सो रही होती है, तब रात को उसे अपने पहले जिंदगी की बातें याद आ रही होती हैं, जिस वजह से वो एक बुरे ख्वाब के साथ जग जाती है। जब वो उठती है तब उसे बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए वो कमरे से बाहर निकल जाती है देखने के लिए। अंदर जाने पे उसे पता चलता है कि फू चैन का गुस्सा फिर से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और उसके अंदर जो जहर है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, जिस वजह से किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ये सुनकर सीवान उसके पास जाने का फैसला करती है और उसे शांत करने का फैसला करती है। ग्रैंडपा उसे समझाते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी बात पे डटी रहती है। वो कहती है कि मैं बहुत ही जल्द उसके साथ शादी करने वाली हूँ, मैं उसकी वाइफ बनने वाली हूँ, इसलिए वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अंदर जाने दीजिए। ग्रैंडपा उसे फिर भी समझाते हैं, साथ ही डॉक्टर भी समझाते हैं कि वो इस समय बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुका है, लेकिन सीवान कहती है कि उसे अंदर जाना है। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है और उसके बाद वो अपने नौकर से कहते हैं कि इसे दे दो। इसके बाद हम सीवान को देखते हैं जो कि कमरे के अंदर जाती है। जब वो फू चैन को देखती है, फू चैन जंजीरों से बंधा होता है। जब सीवान उसे देखती है तब वो डरती नहीं है, वो उसके पास जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है। फू चैन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पास लगे हुए जंजीरों को तोड़ देता है और तभी कुछ लोग उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो उन्हें भी चोट पहुंचा देता है और फिर वो सीवान का गला पकड़ लेता है। ये देखकर कुछ गार्ड उसे बचाने के लिए अंदर आते हैं, लेकिन सीवान उन्हें बाहर ही रोक देती है। इसके बाद वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे बता रही होती है कि वो कौन है, लेकिन फिर भी चू फैन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है। ये देखकर सीवान कुछ नहीं समझ पाती है और बस उसे किस करते जाती है। चू फैन इसमें पूरी तरीके से सुन पड़ जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सीवान ग्रैंडपा के दिए हुए इंजेक्शन का यूज करती है और तुरंत उसके ऊपर इंजेक्ट कर देती है। फिर वो पहले से थोड़ा कमजोर हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे होश में आने लगता है। तभी ग्रैंडपा भी कमरे में आ जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खास है, इसने थोड़ी देर
के अंदर ही फू चैन को पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। ऐसा लग रहा है कि जब तक ये लड़की उसके साथ रहेगी फू चैन का गुस्सा उसके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकता है, इसलिए इस लड़की को हमेशा ही उसके साथ रहना चाहिए। ये सब देखते हुए सिवन खुद से ही चूफैन का ट्रीटमेंट करने का फैसला करती है, क्योंकि उसे मेडिसिन के बारे में भी जानकारी थी और वो एक्यूपंक्चर भी करती थी, इसलिए वो उसे लेकर कमरे में आती है और थोड़ी देर के बाद अपना ट्रीटमेंट वाला सामान लेकर आती है और फिर वो उसे अपने कपड़े खोलने के लिए कहती है। पता नहीं क्यों लेकिन फू चैन सिवन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो जो कुछ भी कहती थी वो बिना सेकंड गवाए उसकी हर एक बात को आसानी से मान लिया करता था। इसीलिए वो उसके कहने पे एक पल में ही अपना कपड़ा उतार देता है। जब वो उसकी बॉडी को देखती है तब उसे उसकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी लगती है और वो उसे ध्यान से देख रही होती है। ये देखकर वो उसे पूछता है कि तुम क्या देख रही हो, तब वो झूठ बोलती है और कहती है कि मैं नीडल्समैन सुई को चुभवाने के लिए जगह को देख रही हूँ कि मुझे कहाँ पे उसे लगाना है। फिर वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है और थोड़ी देर बाद वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट भी कर देती है। इसके बाद वो चूफैन से कहती है कि आज रात तुम्हें अपना ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से रखना होगा, इसलिए जब तक तुम सो नहीं जाते हो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है और इसके बाद वो सोने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद उसे नींद भी आ जाती है, लेकिन जब सिवन उसे सोते हुए देखती है तब उसे अपनी पुरानी लाइफ याद आ रही होती है, जिससे वो सोच रही होती है कि उसने अपनी पुरानी लाइफ में इसे कितना ज्यादा दुख दिया था, जिस वजह से वो इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों का आंसू चूफैन के हाथ पे गिर जाता है, जिस वजह से वो थोड़ी सी घबरा जाती है और कहीं इसके बारे में पता न चल जाए, इसलिए वो नाटक करते हुए टेबल पे सोने का फैसला करती है। चूफैन भी उसके आंसू से जग जाता है और उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है कि आखिर वो इस समय इतनी ज्यादा इमोशनल क्यों है, क्या उसे मेरी वजह से दुख हो रहा है। इसलिए वो सोचता है कि जब तक वो उसके साथ है तब तक वो अपने गुस्से पे पूरी तरीके से कंट्रोल लगेगा। अगले सीन में हम सिवन को देखते हैं जो कि वापस अपने घर पे आती है, लेकिन इस समय तक उसने फू चैन से शादी कर लिया होता है और वो शादी के बाद पहली बार घर आई होती है, लेकिन उसके घर वाले अचानक से उसे घर पे देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते हैं और उसे अजीब तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे फू चैन भी आ जाता है और इससे भी पता चल जाता है कि इसके फैमिली वाले कैसे हैं, इसीलिए वो उसके साथ खड़ा रहता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि सिवन अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश है, उसे किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। इसीलिए वो अपने पास से एक ब्लैक कार्ड निकालता है और उसे दे देता है और कहता है कि जाओ जितना मन करे उतना शॉपिंग करो, क्योंकि मेरे पास जितना सब कुछ है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इसके बाद सिवन भी उस कार्ड को ले लेती है और अपने लिए शॉपिंग करने के लिए एक शॉप पे जाती है। शॉप की एक एक्सपेंसिव ड्रेस उसे काफी ज्यादा पसंद आती है, इसीलिए वो शॉप वर्कर से उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए कहती है, लेकिन वर्कर उसे गरीब समझ लेती है और उसे ट्राई करने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि ये ड्रेस तुम्हारे औकात से बाहर है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि सिवन की क्लासमेट होती है। वो यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है, लेकिन सिवन को उसके बॉयफ्रेंड को उसकी डैड समझ लेती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की एज काफी ज्यादा बड़ी होती है। ये देखकर जो बॉयफ्रेंड होता है वो अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश करता है और वो भी उसी सेम ड्रेस को इसे ट्राई करने के लिए कहता है। वर्कर भी एक बार में उसे ड्रेस ट्राई करने के लिए देने वाली होती है, लेकिन ये देखकर सिवन उसे रोकती है और कहती है कि पहले मैंने कहा था उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए, इसलिए उस ड्रेस को मुझे दो। लेकिन अभी भी वर्कर उसे ड्रेस ट्राई करने के लिए नहीं देती है और पिछली सेम बात उसे कहती है कि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकती हो। फिर क्लासमेट वर्कर के साथ उस ड्रेस को लेकर ट्राई करने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही जो क्लासमेट का बॉयफ्रेंड होता है वो तो एक बार में ही सिवन की खूबसूरती पे फिसल जाता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें शॉपिंग करा सकता हूँ। इसकी बातें क्लासमेट भी सुन लेती है। वो बाहर आती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड को उसे चुराने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए सिवन के बारे में जो कुछ भी मुंह में आता है वो बकते जाती है। वो कहती है कि इसका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खराब है, ये दिखने में सुंदर है, इसलिए वो हमेशा ही बहुत सारे लड़की फंसाती है। लेकिन ये सुन सिवन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपने क्लासमेट पे एक के बाद एक कई सारे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मेरी कैरेक्टर के बारे में कुछ भी मत बोलना। ये देखकर क्लासमेट गुस्सा हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से जाने का फैसला करती है, लेकिन बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ। और इसके बाद वो फिर से सिवन से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए पूरी शॉप खरीदूं तो मैं उसे भी खरीद सकता हूँ। ये सुनकर तो क्लासमेट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। जो बॉयफ्रेंड होता है वो सिवन के क्लोज होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे फू चैन का जो पर्सनल असिस्टेंट होता है वो यहाँ पे आ जाता है, बॉयफ्रेंड को दूर करता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि ये कौन है। लेकिन सिवन उसे बताने से मना करती है और कहती है कि रहने दो। और इसके बाद वो उसे बॉयफ्रेंड से कहती है कि ठीक है तुम्हें मुझे शॉपिंग करानी है ना। और इसके बाद वो शॉप से बहुत ही ज्यादा शॉपिंग कर लेती है और इसके बाद वो उसे पैसे देने के लिए कहती है। बॉयफ्रेंड को पता चलता है कि सिवन ने थोड़ी देर के अंदर 88.8 मिलियन की शॉपिंग कर ली है। तब वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो इन पैसों का भुगतान कैसे करे, इसीलिए वो बहाना बनाता है और कहता है कि उसका कार्ड तो गाड़ी में ही रह गया है और उसे लाने के लिए वो वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद सामने वाली लड़की को ऐसा लगता है कि शायद ये लड़की भी इन सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसलिए वो कहती है कि अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे लिए शॉपिंग कर रहा था वो तो भाग गया है, आखिर तुम पैसे कैसे पे करोगी। ये सुनकर वो कहती है कि क्यों नहीं, मैं पैसे पूरे पे करूंगी। इसके बाद वो अपना कार्ड निकालती है जो कि ब्लैक कार्ड होता है, जिसे देखकर लड़की पूरी तरीके से इंप्रेस हो जाती है और उसका बिहेवियर भी पूरी तरीके से बदल जाता है। ये देखकर असिस्टेंट कहता है कि इसमें चौंकने की कौन सी बात है, ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं तो इनके पास ऐसा कार्ड होना तो लाजमी है। फिर वो सभी पैसे एक बार में ही दे देती है। ये देखकर लड़की काफी खुश होती है और उसके सामने बनने की कोशिश करती है और सभी चीजों को उसे दे रही होती है। लेकिन सिवन जिसे सामने वाली लड़की को सबक सिखाना था वो कहती है कि जब तुम इसे खरीद नहीं सकती हो तब तुमने मेरी चीजों को टच क्यों किया, मैं इसे अब नहीं लेने वाली हूँ, मेरे पैसे मुझे वापस करो। अब ये देखकर लड़की समझ नहीं पा रही होती है कि वो क्या करे, क्योंकि
वो अपने ही जाल में फंस गई होती है। तभी यहाँ पे मैनेजर आता है और मैनेजर को पता चलता है कि उसके वर्कर ने क्या किया है, इसलिए वो सारे पैसे दे देता है और इसके बाद सीवान अपना बदला लेती हुई वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके जाने के बाद क्लासमेट भी यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन लड़की जिसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया होता है वो अपना सारा का सारा गुस्सा इसके ऊपर ही निकाल देती है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम फू चैन को देखते हैं जो कि अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पे सीवान आती है जो कि उसके लिए एक गिफ्ट लाई होती है और वो एक प्यारी सी टाई होती है। वो उसे दिखाती है, तब चूफैन को वो काफी पसंद आता है और वो उसे बांधने के लिए कहता है। अब सीवान उसके काफी ज्यादा क्लोज होती है, इसलिए वो चुपचाप उसकी टाई को बांधने की कोशिश करने लगती है, लेकिन असल में उसे टाई बांधना आता नहीं है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा टाइम लगाती है। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा टाइम लगाने के बाद भी उसे टाई बंदी नहीं है। ये देखकर वो उसे पूछता है कि और कितना टाइम लगेगा। वो कहती है कि मुझे टाई बांधना आता ही नहीं है। ये सुनकर वो उसे अपनी तरफ खींचता है। सीवान जब उसकी इतना ज्यादा क्लोज होती है तब वो शाय फील कर रही होती है, इसलिए वो उसे धक्का देते हुए वहाँ से भाग जाती है और चूफैन को भी उसके साथ मस्ती करके अच्छा लगता है। नेक्स्ट अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे सुअन हमेशा की तरह फू चैन का ट्रीटमेंट कर रही होती है। जब उसका काम खत्म हो जाता है तब वो जाने वाली होती है, लेकिन फू चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अब हमारी शादी हो गई है, इसलिए हमें दो अलग रूम में नहीं सोना चाहिए, हमें साथ में सोना चाहिए। ये सुनकर सुहान भी मना नहीं कर पाती है और दोनों एक ही रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। जब दोनों सो रहे होते हैं तब दोनों ही छुप कर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सीन कट होता है और अगले सीन में हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे सुहान के पेरेंट्स और उसकी बहन उससे कुछ रीजन की वजह से मिलने के लिए आए होते हैं और मेड से बार बार उसे बुलाने के लिए कह रहे होते हैं। तब हाउसकीपर समझाती है कि कल रात वो लोग लेट से सोए थे, इसलिए जगने में टाइम लग रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लें। ये सुनकर मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो हाउसकीपर को थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ के बाद जब हाउसकीपर कहती है कि वो लोग गलत कर रहे हैं तब उनकी बेटी भी उन्हें फिर से थप्पड़ लगा देती है। लेकिन तभी यहाँ पे सीवान आ जाती है जो कि आते ही अपने बहन को सबक सिखाते हुए इसे थप्पड़ लगा देती है। इसके बाद वो हाउसकीपर से कहती है कि मैंने आपको काम पर रखा है जिसके मैं पैसे आपको देती हूँ, लेकिन जो लोग आपके साथ बेइज्जती करते हैं उन्हें आपको अपने तरीके से सबक सिखानी चाहिए। ये सुनकर हाउसकीपर भी मॉम के ऊपर हाथ उठा देती है और कागज का टुकड़ा उसके मुंह में डाल देती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग उसके साथ शांति से पेश आते हैं और इसके बाद उसके सामने आते हैं, उसे एक इम्पोर्टेंट पेपर देते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पेपर ले लेती है और इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उन्हें घर से चले जाने के लिए कह देती है, जिस वजह से वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो उसकी बहन होती है वो सीवान की खुशी से जलती है, इसलिए वो उसे कहती है कि ज्यादा उड़ो मत, यहाँ पे तुम्हारी शादी हो गई है इसलिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं भी बहुत ही बड़े रिच फैमिली मैंग फैमिली की बहू बनने जा रही हूँ। उसके बाद मैं भी दिखाऊंगी कि पैसों का पावर क्या होता है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सीवान को तो उसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो सबके चले जाने के बाद आराम करने लगती है। अगले सीन में हम सीवान को फू चैन के लिए सूप लेकर जाते हुए देखते हैं। वो सूप उसे दे देती है और वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन फू चैन उसे बचा लेता है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। ये देखकर असिस्टेंट अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सीवान साय होने की वजह से यहाँ से जाने की कोशिश भी करती है, लेकिन फू चैन उसे वापस अपने पास खींच लेता है, जिस वजह से वो मुस्कुराती है। लेकिन अगले ही पल जैसे उसका ध्यान लैपटॉप में चल रही मीटिंग पे जाती है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से साय हो जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है और फू चैन को उसे इस तरीके से परेशान करके अच्छा लगता है। अगले सीन में हम अमी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड मैंग फैमिली के बेटे के साथ होती है और कार के अंदर ही रोमांस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और गलती से इनका एक दूसरी कार से एक्सीडेंट होने से बच जाता है। ये देखकर बॉयफ्रेंड अपनी गलती मानता नहीं है, ऊपर से वो दूसरी कार से पंगा लेने के लिए बाहर निकल जाता है और हमला करने के लिए अपने पास एक वेपन भी ले लेता है। लेकिन जैसे वो कार से बाहर आती हुई सुयन को देखता है, उसका गुस्सा शांत हो जाता है। वो उसकी खूबसूरती से मोहित हो जाता है और वो उसे कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी। ऐसी बातें सुनने के बाद भी सुवान उसे अवॉइड करती है और कहती है कि तुम अपने लिए किसी और को ढूंढ लो। लेकिन बॉयफ्रेंड तो काफी कमीना होता है, वो अपने पैसों के दम पे इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन सीवान इसकी बदतमीजी को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाती है और गुस्से में इसके ऊपर हाथ उठा देती है। ये देखकर वो उसे कहता है कि तुमने ये क्या किया। तब वो दूसरा थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मेरे बारे में सोचना भी मत। वो उसके साथ गलत करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सीवान के बॉडीगार्ड आकर उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर वो कहता है कि बस दो बॉडीगार्ड से तुम मुझे रोकना चाहती हो और तब यहाँ पे इसके भी लोग आ जाते हैं जो कि दोनों बॉडीगार्ड को पकड़ के साइड कर देते हैं। इसके बाद बॉयफ्रेंड आगे बढ़ने लगता है और तभी यहाँ पे यामी भी बाहर आ जाती है और वो उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन बॉयफ्रेंड उसे अवॉइड करता है क्योंकि वो सीवान को पाना चाहता था। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पे फू चैन अपने बहुत सारे लोगों के साथ आ जाता है और फिर वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए बॉयफ्रेंड को घुटनों तक ला देता है और कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म। लेकिन बॉयफ्रेंड जो कि नहीं जानता था कि सामने वाला पर्सन कितना ज्यादा रिच और पावरफुल है, उसे तो ऐसा ही लग रहा होता है कि वही सबसे ज्यादा पावरफुल और रिच है, इसीलिए वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा, जिसके लिए वो अपने डैड को बुलाता है। लेकिन इससे चूफैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि थोड़ी देर के अंदर जैसे ही बॉयफ्रेंड के डैड यहाँ पे आते हैं, वो आते ही अपने बेटे के ऊपर हाथ उठा देते हैं और चूफैन के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए वाइस प्रेसिडेंट। ये देखकर बॉयफ्रेंड को ऐसा लगता है कि शायद उसके पिता इस पर्सन को लेकर गलतफहमी पाल रहे हैं, इसलिए वो उसे बताता है कि डैड ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, आप इसके सामने क्यों झुक रहे हो। फिर वो थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि कितने ज्यादा रिच और पावरफुल हैं। फिर वो चूफैन के सामने माफी मांगते हैं और अपने बेटे को माफ करने के लिए उन्हें 5 मिलियन का ऑफर देते हैं। कहते हैं कि आप इस कार्ड को रख सकती हो, बदले
बदले में मेरे बेटे को जाने दो। लेकिन चूफेन इस बात के खिलाफ होता है। वो कहता है कि पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं, अगर चाहिए तो मैं ही तुम्हें और भी पैसे देकर तुम्हारे बेटे की जान तुमसे छीन सकता हूँ, लेकिन उसने मेरी वाइफ के साथ गलत किया है इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये सुनकर तो बॉयफ्रेंड के पिता को अपने बेटे के लिए डर घुसाता है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। ये देखकर यामी यहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारता है और कहता है कि जब तुम्हारी बहन इतनी ज्यादा पावरफुल थी तो मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। और इसके बाद वो अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसे माफी नहीं मिलती है। इधर फू चैन भी सीवान को अपने साथ घर पे लेकर आता है, लेकिन घर पहुँचते टाइम वो सो गई होती है, इसलिए वो उसे अपने बाहों में उठाकर उसे कमरे तक छोड़ देता है और फिर जाने वाला होता है। लेकिन सुवान उसे अपने पास थोड़ी देर रहने के लिए कहती है, इसलिए वो उसके पास थोड़ी देर उसके पास रहने का फैसला करता है और उसके पास ही रुक जाता है। फिर सुवान उसे पकड़ के सो जाती है। ये देखकर फू चैन को ऐसा लगता है कि शायद आज जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से वो थोड़ी सी अपसेट है। सीन कट होता है और अगले सीन में जैसे ये सुबह में नाश्ता करने के लिए बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि उनके ग्रैंडपा ने उनके लिए खास सूप बनाया है ताकि ये लोग अपने बच्चे को जल्द से इस दुनिया में ला सके। ये सुनकर तो सीवान साय हो जाती है और वहाँ से डायरेक्ट अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय के बाद जब वो कमरे से बाहर निकलती है शावर लेकर, वो देखती है कि फू चैन उसका इंतजार कर रहा है। वो उसे देखते ही उसे अपने बाहों में उठाता है और बेड पे लिटा देता है। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन सीवान उसे रोक देती है। वो कहती है कि अभी आंट यहाँ पे आई हुई है इसलिए हमें बाहर जाना चाहिए, इसलिए वो रुक जाता है और उसके लिए कॉफी लाने के लिए चला जाता है। वो उसे कॉफी पीने के लिए दे देता है। अगले सीन में हम सुयान की फैमिली को देखते हैं जो कि यामी की वजह से प्रॉब्लम में आ गए होते हैं, इसीलिए वो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सीवान के पास मदद के लिए जाते हैं, लेकिन सीवान तो उन्हें घर के अंदर आने ही नहीं देती है। गार्ड उन्हें बाहर ही रोक कर रखे होते हैं। ये देखकर वो जोर जोर से हंगामा करने लगते हैं कि सीवान घर से बाहर आ जाए, लेकिन सीवान तो ये सारी चीजें घर के अंदर से देख रही होती है। फिर वो हाउसकीपर को भेजती है ताकि वो उन तीनों को और भी परेशान कर सके। हाउसकीपर ऐसी करती है, वो उनके सामने जाती है और झाड़ू लगाने की एक्ट करने लगती है, जिससे ये लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इतना ज्यादा परेशान करने के बाद फाइनली सीवान वापस आती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ, वो यहाँ पे किस लिए आए हैं। ये सुनकर वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने लगते हैं और उसे प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन सीवान तो उनकी मदद करने से साफ साफ मना कर देती है। साथ ही वो उनके साथ सभी रिश्ते को तोड़ देती है और जितना कुछ भी उसने इन तीनों को दिया था, वो दहेज के पैसे, अपने घर, वो सारी चीजें उन सभी से ले लेती है। ये देखकर अंकल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो फैमिली के बुरे समय में उसकी मदद करे, लेकिन वो तो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अब मेरा आपसे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पीठ पीछे जो कुछ भी किया है वो सारी चीजें मुझे अच्छी तरीके से पता है, इसलिए मेरे सामने अच्छा बनने का दिखावा बंद कर दीजिए। ये सुनकर अंकल गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरीके से हमसे जीत सकती हो। मेरी कई सारे फ्रेंड्स मिलीनियर्स हैं और साथ ही कई सारे अच्छे रिपोर्टर्स हैं, मेरी अच्छी जान पहचान है, मैं तुम्हारे परिवार को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, तुम बस देखती जाओ। लेकिन तभी यहाँ पे फूसेन आ जाता है और कहता है कि जरा अपने कनेक्शन के बारे में एक बार फिर से तो बताइए, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आपका कनेक्शन कहाँ कहाँ पे है। फूचैन को देखकर वो डर जाते हैं और अपना बिहेवियर ही चेंज कर देती है, लेकिन फूचैन अपनी बात पे अड़ा रहता है और वो कहता है कि मेरी वाइफ जो चाहती है वो चुपचाप तुम सब कर दो। ये सुनकर वो डर जाते हैं और जल्दी से उस पेपर पे साइन कर देते हैं जिसपे लिखा होता है कि अब से इन सभी के साथ सुवान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। वो डर के मारे साइन करते हैं और चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम सीवान के पूरे फैमिली को जियांग फैमिली के हेड से मिलते हुए देखते हैं। यहाँ पे ये लोग उनसे मदद मांगने के लिए आए होते हैं, क्योंकि इनका पूरा का पूरा फैमिली अब कर्ज में डूब चुका होता है। जितने भी उन्होंने कर्ज लिए होते हैं, सीवान के रिश्ते तोड़ने के बाद उनके ऊपर कर्ज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया होता है और उन्हें जल्द से जल्द सारे पैसे लौटाने होते हैं। इसीलिए वो जोई की ग्रैंडपा से बात कर रहे होते हैं कि वो फूचैन के ग्रैंडपा से बात करें और ये सारी चीजें सेटल कर दें। जोई भी इन सारी चीजों में सीवान के फैमिली की मदद कर रही होती है, क्योंकि ये चाहती थी कि सीवान के परिवार वाले एक बार फिर से पावर में आ जाएं और इसके रास्ते से सीवान को खत्म कर दें, जिसके लिए वो अपने ग्रैंडपा को बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो इनकी मदद कर दें। अब पोती की बात सुनते हुए ग्रैंडपा भी इसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं और फिर वो फूचैन के ग्रैंडपा से बात करने के लिए उनके घर पे जाते हैं, जहाँ पे वो उन्हें समझा रहे होते हैं कि वो लोग उन्हें जाने दे, क्योंकि वैसे भी ये सारे लोग एक परिवार का हिस्सा ही है। फूचैन के ग्रैंडपा उनकी बातें सुन रहे होते हैं और वो कोई भी डिसीजन ले उससे पहले यहाँ पे फूचैन आ जाता है और वो साफ साफ जोई की ग्रैंडपा से ये कह देता है कि वो सीवान के फैमिली वालों की कोई भी मदद नहीं करने वाला है। कहता है कि उन लोगों ने मिलकर उसकी वाइफ को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, इसलिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए और इससे बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसके पत्नी के साथ कोई भी पंगा लेने से उनके साथ क्या से क्या हो जाता है। दूसरी तरफ हम सीवान को देखते हैं जो कि आराम से कॉफी पी रही होती है। तभी यहाँ पे जोई आ जाती है। जोई सीवान से कहती है कि चूफैन उससे प्यार करता है, ना कि उससे। ये सुनकर तो सीवान जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि लगता है कि अभी भी तुम अपने सपनों में ही जी रही हो, अब वो मेरा है और मुझसे तुम उसे कभी भी छीन नहीं सकती हो। ये सुनकर तो जोई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीवान को पानी में धक्का देने का फैसला करती है। जैसे वो सामने से सभी को आते हुए देखती है, वो अपना प्लान तुरंत बदल देती है और यहाँ पे ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि सीवान ने उसे पानी में धक्का दिया है, लेकिन सीवान इससे बहुत ही ज्यादा चालाक होती है। वो इसके प्लान को इसके ऊपर ही फॉलो कर देती है और खुद ही पानी के अंदर गिर जाती है। ये देखकर सभी को ऐसा लगता है कि जोई ने उसे पानी के अंदर धक्का दिया है। फूचैन तो भागते हुए उसे बचाने के लिए पानी के अंदर जाता है और उसे पानी से बाहर निकलता है और फिर वो जोई पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। जोई अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसने धक्का नहीं दिया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है और फिर उसे ना चाहते हुए भी सीवान से माफी मांगना पड़ जाता है अपने
ग्रैंडपा की वजह से। फिर वो माफी मांगने के बाद अपने ग्रैंडपा के साथ वहाँ से बाहर आ जाती है। ग्रैंडपा को समझाती है कि उसने उस लड़की को धक्का नहीं दिया। ग्रैंडपा भी इसकी बातों पर भरोसा करते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे पता है वो लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसीलिए तुम्हें भी चालाकी के साथ उसका सामना करना होगा। इनमें हम सीवान को देखते हैं। चू फैन उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा होता है। ये देखकर वो उसे पीने के लिए पानी मांगती है, लेकिन वो उसे अवॉइड करते हुए सो जाता है। ये देखकर सीवान को ऐसा लगता है कि शायद वो सोने का नाटक कर रहा है, इसलिए वो उसे जगाने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रही होती है जिससे वो परेशान होकर उठ जाए, लेकिन वो तो अब तक गहरी नींद में जा चुका होता है, इसीलिए वो उसकी बातें पे रिएक्ट ही नहीं करता है। ये देखकर सीवान उसे छोड़ देती है और सोने का फैसला करती है, लेकिन तभी चूवान अपने सपने में फंस जाता है और सीवान को अपने पास रहने के लिए कहता है। ये सुनकर सीवान उसके पास ही रुक जाती है और कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के अंदर जब फूचैन अपनी आंखें खोलता है तब सीवान उसकी आंखों को देखकर समझ जाती है कि उसे फिर से पॉइजन दिया गया है, इसलिए वो उसे शांत करने के लिए एक बार फिर से पुराना वाला फॉर्मूला यूज करती है। वो उसे किस करते हुए उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार पॉइजन का लेवल पहले से बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए वो अचानक से सुयान पे हमला कर देता है और उसके गले को दबाने लगता है। ये देखकर सीवान बिना समय गए अपने पास रखे सुई का यूज करती है और उसे बेहोश कर देती है। तब जाके वो शांत होता है। जब सुबह होती है तब चू फैन को रात के बारे में पता होता है कि उसने क्या किया था, इसलिए सीवान जैसे उसे मिलने के लिए आती है वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। सीवान उसे कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें पॉइजन दिया गया था और इसलिए तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। इस बार सीवान फूचैन को लेकर बहुत ही ज्यादा डर गई होती है, इसलिए वो उसे समझाती है और कहती है कि अगली बार से तुम इतना ज्यादा गुस्सा प्लीज कभी भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से बहुत ही ज्यादा डरती हूँ। कल रात तो मैं तुम्हें लेकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। ये सुनकर वो उसे कहता है कि उससे कुछ नहीं होगा। तभी वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि शायद मेरे ग्रैंडपा ने मुझे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इसीलिए सिखाई थी, शायद मैं किसी दिन तुम्हारे काम आ सकूं और अब से तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा ताकि मैं तुम्हें पूरी तरीके से ठीक कर सकूं, क्योंकि मैं अब तुम्हें इस हालत में और भी ज्यादा नहीं देख सकती हूँ। ये सुनकर वो उसकी बात मान लेता है और डिसाइड करता है कि अब से वो अपने गुस्से पे ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल रखने की कोशिश करेगा। अगले सीन में हम चू फैन को देखते हैं जो कि सीवान को एक छोटा सा और प्यारा सा सरप्राइज देता है, जिसे देखकर सीवान काफी खुश होती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सरप्राइज उसके ग्रैंडपा के लिए है, इसलिए वो उसे पूछती है कि क्या ये सारी चीजें ग्रैंडपा के 80 साल पूरे होने की खुशी में है। ये सुनकर फूचैन कहता है कि नहीं, ग्रैंडपा का तो बर्थडे कल आने वाला है और आज मैंने ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए की है, क्योंकि आज वही दिन है जिस दिन तुम इस घर में रहने के लिए आई थी। ये सुनकर वो उसे गले से लगा लेती है। अगले सीन में हम पार्टी का सीन देखते हैं, क्योंकि आज फूचैन के ग्रैंडपा का बर्थडे होता है, इसीलिए बर्थडे में काफी सारे लोग आए होते हैं। फूचैन के पेरेंट्स भी इस बर्थडे पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की ज्यादा खुशी होती है कि उनका बड़ा बेटा काफी समय के बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वापस अपने देश आया था, इसलिए वो अपने बेटे को सभी के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सभी जब फूचैन के बड़े भाई को देखते हैं तब वो फूचैन के बारे में बुराई करने लगते हैं। वो कहते हैं कि जब इसका इतना अच्छा भाई है जिसने अब्रॉड में पढ़ाई की है, तब सारी चीजें वही हैंडल क्यों नहीं करता है। आखिर फैमिली वाले सारी चीजें फूचैन को ही हैंडल करने के लिए क्यों देते हैं, वैसे भी तो वो तो बीमार है। तो बातें सुनकर फूचैन को अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन वो आज कुछ नहीं करता है क्योंकि आज उसके ग्रैंडपा का बर्थडे होता है और तभी यहाँ पे ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। ग्रैंडपा यहाँ पे आते ही उस पर्सन को सबके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वो अपने फैमिली में सबसे ज्यादा पसंद करते थे, और वो कोई और नहीं बल्कि सीवान होती है। वो सबके सामने सीवान को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कराते हैं कि वो फूचैन की वाइफ है और साथ ही उनकी फैमिली की नई मेंबर है। ये देखकर सभी लोग काफी इम्प्रेस होते हैं क्योंकि सीवान काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। उसकी खूबसूरती की तारीफ सुनकर जोई को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो ग्रैंडपा के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए चली जाती है। वो उन्हें एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही महंगा सा गिफ्ट देती है। ग्रैंडपा को उसका गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आता है और इसके बाद वो सीवान को नीचा दिखाने के लिए उससे पूछने लगती है कि आपने ग्रैंडपा के लिए कौन सी गिफ्ट करती है। ये सुनकर वो अपनी नौकरानी से अपना गिफ्ट मंगाती है, लेकिन उसे अपनी नौकरानी से पता चलता है कि जो गिफ्ट उसने अपने ग्रैंडपा के लिए रेडी की थी वो तो टूट गया है। और तभी जोई ये सुनकर हंसने लगती है क्योंकि इन सारी चीजों के पीछे जोई का ही हाथ था। अब जोई मौके पे चौका मारती है और सुयान की इंसल्ट करने लगती है। वो कहती है कि इन्होंने ऑफिशियली तुम्हें अपने घर की बहू मान लिया है, लेकिन फिर भी तुम अपने ग्रैंडपा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी नहीं लेकर आई हो। ये सुनकर वो ग्रैंडपा से कहती है कि मुझे पता है कि ग्रैंडपा को क्या चाहिए। इसके बाद वो ग्रैंडपा से कहती है कि क्या मैं आपके लिए डांस कर सकती हूँ आपके सबसे पसंदीदा गाने पे। ये सुनकर ग्रैंडपा इस बात के लिए हामी भर देती है। इसके बाद वो ग्रैंडपा के सबसे फेवरेट गाने पे डांस करना स्टार्ट कर देती है। उसका डांस बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। उसके डांस को पार्टी में आया हुआ हर एक पर्सन उसके डांस को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा होता है और सीवान तो इस पार्टी में अपने डांस से पूरे अच्छे तरीके से चार चांद लगा देती है। उस समय के बाद उसका डांस कंप्लीट हो जाता है और ग्रैंडपा तो उसके डांस से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो उसके पास आते हैं और अपनी कंपनी के 20% शेयर उसके नाम कर देते हैं, जिस वजह से वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर में से एक बन जाती है। साथ ही इसी जगह पे वो शेयर्स के पेपर भी उसे दे रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे उनके बेटे यहाँ पे आ जाते हैं जो कि ग्रैंडपा को ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं कि आपको इस समय अपने बेटे और उसके बेटे के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी ऐसी लड़की के बारे में जो कि किसी और के घर से आई है। इस तरीके से वो सीवान को 20% के शेयर्स के मालकिन बनने से उससे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में फूचैन आ जाता है जो कि अपने डैड को आराम से शांत कर देता है और ग्रैंडपा भी कह देते हैं कि ये मेरी अपनी कंपनी है, इसे मैंने खुद से खड़ा किया है, इसलिए मुझे पता है कि मुझे कौन सा शेयर्स किसे देना चाहिए और किसे कुछ नहीं देना चाहिए। अब ग्रैंडपा के विरोध कोई खड़ा होकर बोलने
बोलने की हिम्मत नहीं करता है और इसलिए आसानी से 20% के शेयर C1 को मिल जाते हैं। अगले सीन में C1 अपने डांस के ड्रेस को वापस से चेंज करने के लिए जाती है और चेंज करने के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम से वापस आ रही होती है तभी जोई उसे चेंजिंग रूम में ही उसे बंद कर देती है और उसके कपड़े चुरा कर वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आने पे जब उसे वेटर मिलता है तब वो उसे कहती है कि जाओ और सेकंड मास्टर फू चैन से ये बता देना कि उनकी वाइफ सेकंड फ्लोर पे उनका इंतजार कर रही है। ऐसा कहते हुए वो सेकंड फ्लोर पे चली जाती है। वेटर भी ये बात बताने के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी वो फू चैन के बड़े भाई से टकरा जाता है। ये देखकर बड़ा भाई गुस्सा करता है और वेटर से पूछता है कि इतने तेजी में तुम कहाँ जा रहे हो। तब वेटर बता देता है कि फू चैन की वाइफ उनका सेकंड फ्लोर पे इंतजार कर रही है, इसलिए मुझे उन्हें बताने के लिए जाना है। वो कहता है कि ठीक है और उसके बाद वो खुद ही सेकंड फ्लोर पे चला जाता है, जहाँ पे जब वो कमरे के अंदर एंटर होता है तब वो देखता है कि लाइट ऑफ है और सामने एक लड़की होती है। वो उसके पास आता है, लाइट ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन जोई जो कि उसे चू फैन समझ रही होती है वो उसे लाइट ऑन करने नहीं देती है और फिर वो उसे अपने पास आने की इजाजत दे देती है। वो भी धीरे धीरे उसके पास आने लगता है ये सोचते हुए कि वो C1 के पास है और फिर वो दोनों अनजाने में एक दूसरे को कोई और समझते हुए एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वहाँ पे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दूसरी तरफ वेटर भी फू चैन के पास पहुँच जाता है और उसे उसकी वाइफ के बारे में बता देता है। ये सुनकर वो उसे मिलने के लिए जाता है लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने वाला होता है उसे किसी का आवाज आता है, इसलिए वो आवाज का पीछा करता है और वो C1 के पास पहुँच जाता है। जब वो देखता है कि दरवाजा बंद है तब वो दरवाजे को ओपन कर देता है और सामने C1 को देखता है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। तब वो बताती है कि वो यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए आई थी लेकिन पता नहीं कोई उसे यहाँ पे बंद करके चला गया। फिर C1 उसे अपने ड्रेस को टाइट करने के लिए कहती है तब फू चैन भी ऐसा ही करता है। इसके बाद वो फू चैन को किस करती है जिससे फू चैन अपने आप को अब और कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो C1 को किस करने लगता है। वो उसे दीवार से लगाता है और डेस्परेटली उसे बार बार किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ किस कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह जब C1 जगती है तब वो फू चैन को देखकर थोड़ी सी साय हो जाती है, इसलिए वो तुरंत कमरे से बाहर आ जाती है। जैसे वो कमरे से बाहर आती है वो जोई को देखती है जो कि अभी भी यही थी, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। ये देखकर जोई उसके सामने शो ऑफ कर रही होती है और बताती है कि आज रात वो उसके हस्बैंड के साथ सोई थी। तभी यहाँ पे फू चैन भी आ जाता है। वो उसे कहता है कि वो लास्ट नाइट किसी के साथ सोया था लेकिन वो तुम नहीं हो, वो उसकी वाइफ थी। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाती है कि आखिर वो कल रात किसके साथ सोई थी। पास में कुछ नौकर होते हैं जो काम कर रहे होते हैं और वो जोई के बारे में बात करने लगते हैं कि जोई कितनी ज्यादा पागल लड़की है, वो आखिर कितनी ज्यादा डेस्परेट थी कि पता नहीं वो किसके साथ कल रात सो गई और इसे पता भी नहीं है। ये सुनकर जोई को काफी ज्यादा इंसल्ट महसूस होता है, इसलिए वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। उसके जाते ही फू चैन का भाई भी कमरे से बाहर आता है और फू चैन को इसके बारे में पता चल जाता है। वो उसके पास आता है और पूछता है कि कल रात क्या हुआ था। वो कहता है कि कुछ नहीं, बस उसने कल रात मस्ती की थी, जिसपे उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है और कहता है कि आइंदा मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए देखा तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ये दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए ग्रैंडपा के पास आते हैं। तभी यहाँ पे फू चैन के पेरेंट्स और उसके भाई आ जाते हैं जो कि ग्रैंडपा से कहते हैं कि जल्दी से फू चैन से कहिए कि वो इसे माफी मांगे। ग्रैंडपा वैसा पूछते हैं तब वो बात को टालते हैं लेकिन फू चैन तो उन्हें साफ साफ माफी मांगने से मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी से भी कोई माफी नहीं मांगने वाला हूँ। ये देखकर पेरेंट्स उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि वो अपने बड़े भाई से माफी मांगे क्योंकि उसने उसका हाथ तोड़ दिया है। तब सी वो अपने हस्बैंड की तरफ से बोलती है और कहती है कि आप लोग क्यों नहीं बता देते हो कि इसने क्या किया है जिस वजह से मेरे हस्बैंड ने उसका हाथ तोड़ दिया, और फिर वो सच्चाई सबके सामने रख देती है। ये देखकर तो ग्रैंडपा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन फू चैन की माँ अपने बड़े बेटे को बचाना चाहती थी, इसलिए वो पहले बहुत ही ज्यादा नाटक करती है और उसके बाद बेहोश होने का नाटक भी करने लगती है। ये देखकर सीवान डरती नहीं है, वो कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने पास से एक सुई निकालती है जिसे देखते ही वो डर जाती है और ठीक हो जाती है। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो गई। फिर ग्रैंडपा चू फैन के बड़े भाई से पूछते हैं कि बताओ ये सच है। तब वो बहाना बनाता है और कहता है कि दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल ये लड़की मुझे फंसाना चाहती थी जिसके लिए इसने कल रात मुझे रूम में इनवाइट किया था। ये सुनते ही चू फैन गुस्सा हो जाता है, टेबल से चाकू उठाता है और अपने भाई पे हमला कर देता है जिस वजह से वो चाकू उसके पैर में लग जाती है। ये देखकर पेरेंट्स अपने बड़े बेटे के लिए काफी ज्यादा वरीड होते हैं और तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए अपने नौकर को भेजने लगते हैं, लेकिन फूचन मना कर देता है और कहता है कि बिना मेरी परमिशन के यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। सुनकर ग्रैंडपा भी इसी के साथ देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये तीनों बहुत ही ज्यादा झूठे हैं। और तब तक बड़ा भाई भी चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसकी माँ उसके लिए बहुत ही ज्यादा वरीड होती है और अपने छोटे बेटे के सामने झुककर माफी मांगती है और अपने आप को थप्पड़ भी मारती है और कहती है कि सारे की सारे मेरी ही गलती थी। ये देखकर उनका बेटा उन्हें जाने देता है और फिर वो भी अपनी वाइफ के साथ वहाँ से अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद सीवान उससे प्यार करती है और उसे कहती है कि कल हमारी वेडिंग की फोटो शूट होने वाली है जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फूचैन भी उसकी खुशी में पूरी तरीके से शामिल होता है और वो अगले दिन अच्छी तरीके से रेडी भी हो जाता है। और फिर वो दोनों शादी के फोटो शूट के लिए एक शॉप में जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद सीवान एक प्यारी सी ड्रेस पहनकर चूफैन के सामने आती है। चूफैन उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो उसे दूसरा ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है। जब वो दूसरी ड्रेस के लिए अंदर जाती है तब वो अपने असिस्टेंट से कह के पूरे शॉप को खाली करा देता है। सबके चले जाने के बाद जब सीवान वापस से अपने दूसरे ड्रेस को पहनकर आती है तब वो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो उसे देखते ही अपने पास खींच लेता है, उसे बाहों में उठाता है और टेबल पे बैठा देता है। वो उसे किस करने वाला होता है तब वो उसे रोकती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम घर पे नहीं है। तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो टेबल पे रखे हुए एक लिपस्टिक उठाता है और उसे सीवान के लिप्स पे लगाने
आने लगता है। सी वन उसके इतने ज्यादा केयरिंग नेचर को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और पास्ट की बातें याद कर रही होती है। फिर वो इमोशनली उसे किस करती है। तब चू फैन भी उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर ये लोग यहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद फोटोशूट हो जाने के बाद ये दोनों वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं। जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तब जोई अपने एक फ्रेंड के साथ होती है जो कि उन दोनों को साथ में देख लेती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जोई की फ्रेंड उसे पूछती है कि तुम दोनों तो शादी करने वाले थे ना, तो वो लड़की कौन है। ये सुनकर वो उसके बारे में गलत गलत बातें बताने लगती है और उसके कैरेक्टर पे भी सवाल उठाती है। वो उसे कहती है कि उसे लोगों को फंसाना आता है, इसलिए अब वो मेरा नहीं रहा। ये सुनकर उसकी दोस्त गुस्सा हो जाती है और फैसला करती है कि वो अपने दोस्त का बदला लेगी। इसीलिए जब वो सी वन और फू चैन को क्लब में देखती है तब वो उनके पास चली जाती है, क्योंकि वो फू चैन के साथ फिर समय से थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह बॉन्ड शेयर करते थे। इसलिए जब वो उन्हें यहाँ पे देखती है तब वो उनके साथ कुछ समय बिताने का फैसला करती है और एक गेम खेलती है ताकि वो इसके थ्रू सी वन को भी अच्छी तरीके से सबक सिखा सके और अपने दोस्त का बदला भी ले सके। वो अपना गेम स्टार्ट करती है और धोखे से अपने फ्रेंड से पता कर लेती है कि सी वन का नंबर क्या है। फिर वो उसी नंबर से किसी और नंबर वाले को किस करने के लिए कहती है। जब इसके बारे में सभी को पता चलता है तब वो देखते हैं कि सी वन का नंबर एक मोटे लड़के के साथ मैच हो रहा है और अब इन दोनों को किस करना है। ये सुनकर तो सी वन थोड़ी सी हिचक रही होती है। ये देखकर फू चैन उसे रोकता है और कहता है कि वो उस पर्सन को जितना चाहे उतने पैसे दे सकता है, बदले में उसे अपने कार्ड को इसके कार्ड के साथ चेंज करना होगा। पहले तो वो मोटा लड़का मानता नहीं है, लेकिन जब वो फू चैन के गुस्से आंखों को देखता है वो एक ही बार में कार्ड चेंज करने का फैसला कर देता है और पैसे को एक्सेप्ट करने वाला होता है। लेकिन जो ये फ्रेंड होती है वो भी उस लड़के को दुगना पैसा देने के लिए कहती है। धीरे धीरे ये पैसों का सिलसिला आगे बढ़ता रहता है और लास्ट में जाकर फू चैन जीत जाता है। कार्ड एक्सचेंज हो जाता है। इसके बाद सी वन को उसे किस करना पड़ता है। वो किस करती है। अगले सीन में हम फ्रेंड को देखते हैं जो कि वॉशरूम में जाती है, जो कि काफी गुस्से में होती है क्योंकि अपने प्लान में सक्सेसफुल नहीं हुई थी। इसलिए वो वहाँ से आती है और गुस्से में एक दूसरे कमरे में चली जाती है, जहाँ पे जब उसे रियलाइज होता है तब वो तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला करती है। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि कमरे के अंदर 3 पर्सन मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो उस लड़की के लिए स्टैंड लेने के लिए अंदर आ जाती है। लेकिन यहाँ का एक पर्सन उसे मारने की कोशिश करता है, तब वो उसे अच्छी तरीके से सबक सिखा देती है। लेकिन फिर भी ये लोग 3 लोग होते हैं, इसलिए वो उसे आसानी से पकड़ लेते हैं और उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सही समय पे सीवान यहाँ पे आती है और अपने दोस्त को इन लोगों से बहुत ही आसानी के साथ बचा लेती है और इन्हें सबक भी सिखाती है। ये देखकर फ्रेंड को रियलाइज हो जाता है कि ये लड़की कोई बुरी लड़की नहीं है। दूसरी तरफ हम चू फैन को देखते हैं जो कि इंतजार कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब तक सीवान आई की नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए अंदर जाने वाला होता है। लेकिन तभी वो सामने से दोनों को साथ में आते हुए दिखता है। दोनों का एक दूसरे के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ से कई गुना ज्यादा बढ़ गया होता है। वो थोड़ी देर में अच्छी फ्रेंड बन गई होती है और जैसे ही चू फैन ये देखता है उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता रही होती है और फू चैन को छोड़ भी दे रही होती है। ये देखकर फू चैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और दोनों ही सीवान के साथ रहना चाहती थी। अब इन तीनों के बीच में प्यारा सा नोक-झोंक हमेशा ही चलता रहता है। आगे हम फ्रेंड को देखते हैं जो कि जोई से मिलने के लिए उसके घर पे जाती है, लेकिन वो अनजाने में जोई और यामी की बातें सुन लेती है जो कि सीवान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। अब फ्रेंड को ये जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ये दोनों बिना किसी वजह के उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो जोई के साथ अपना फ्रेंडशिप का रिश्ता तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन यामी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली होती है क्योंकि उसे उसके प्लान के बारे में पता हो गया होता है, इसलिए वो उसका एक्सीडेंट करा देती है। जब सीवान को इसके बारे में पता चलता है तब वो अपनी नई फ्रेंड की बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करती है। दूसरी तरफ हम यामी को देखते हैं जो कि इस एक्सीडेंट से बहुत ही ज्यादा डर गई होती है, लेकिन वो जोई के कहने पे इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताती है। सीन में हम एक मास्क वाली पर्सन को देखते हैं जो कि सीवान के नए फ्रेंड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और वो उसे जान से मारने के लिए आई होती है। लेकिन तभी यहाँ पे सीवान भी आ जाती है, जिसे देखकर वो बेड के नीचे छुप जाती है और इंतजार करने लगती है कि कब यहाँ से सीवान जाएगी। लेकिन सीवान को इस कमरे में आने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ महसूस होता है क्योंकि बेड के पास दवाई की मेडिसिन रखी होती है, जिसे देखकर वो समझ आती है कि कमरे के अंदर कोई है, इसलिए वो तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है। ये देखकर वो मास्क वाली पर्सन उसे खत्म करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे बॉडी गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उसे रोक लेते हैं। फिर जब सीवान उसके मास्क को हटाती है तब उसे पता चलता है कि ये तो यामी है। फिर वो अपनी बहन से पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे पूछती है कि बताओ तुम ये ऐसा क्यों कर रही थी, तुम्हें किसने यहाँ पे भेजा था। पहले तो वो नहीं बताती है, लेकिन सुयान उसे बहुत ही ज्यादा मारती है और फिर उसे पूछती है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तो तुम्हारी कजन हूं ना। लेकिन वो उसे जाने नहीं देती है। वो कहती है कि अभी मुझे तुमसे बहुत सी चीजों का हिसाब लेना है। अपने लाइफ के कुछ बीते हुए पलों के बारे में बताती है, जिससे हमें पता चलता है कि जब वो 13 ईयर की थी तब जोई ने जानबूझकर चाकू को इस तरीके से नीचे गिराया जिससे कि उसका पैर घायल हो गया। फिर जब वो 14 की हुई तब वो उसे गुंडों के हवाले कर दी थी, जिस वजह से उस गुंडों ने बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। ऐसे ही 15, 16, 17 इसकी एज बढ़ती रही और इसकी कजन हर साल इसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करती रही। सुहान उसे पूछती है कि तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं है। तब उसकी बहन उसे कहती है कि मुझे सिर्फ इस बात का रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। तब यहाँ पे फूचना चाहता है और उसे अपने तरीके से हैंडल करने का फैसला करता है। वो अपने गार्ड सबको भी बुलाता है और उसे वहाँ से ले जाने का फैसला करता है। लेकिन जो कुछ भी सीवान के साथ हुआ था, जब वो उसके बारे में याद करता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखों का कलर भी बदलने लगता है। ये देखकर सीवान उसे शांत करती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो खत्म हो गया है, इसलिए तुम गुस्सा मत करो। सब चीजें भूलने की कोशिश में रात के अंधेरे में सीवान आसमान की तरफ देख रही होती है। तभी अचानक से आसमान में फायरवर्क होने लगते हैं। वो देख ही रही होती है, तभी सामने से फूचन उसके सामने एक बड़ा सा और प्यारा सा बुके लेकर उसके सामने आ जाता है। उसे कहता है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट कर दी है, इसलिए तुम्हारे लिए इतना करना तो बनता ही है और
इसके बाद वो उसे रिंग भी देता है, फिर वो उसे गले से भी लगा लेता है। ये दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उन्हें तुरंत यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर वो उसे हक करता है और वापस से अपने काम के लिए चला जाता है। आगे हम सीवान को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर कॉफी पी रही होती है। तभी उसके डैड उसके पास कॉल करते हैं और सारी चीजें सेटल करने की बात करते हैं और फिर से एक साथ फैमिली होने की बात करते हैं। लेकिन सीवान उनकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और कहती है कि मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, आप कौन है। ये सुनकर वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, मैंने सुना था कि हम एक परिवार हैं, तो मैं तुम्हारे हस्बैंड के पॉइजन के बारे में तुम्हें बता दूं, ऐसा मैंने सोचा था। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या, लेकिन तब तक वो फोन को कट कर देती है। इसलिए वो उनसे मिलने के लिए कॉफी शॉप में जाती है और इसके बारे में पूछती है कि बताओ उसको पॉइजन किसने दिया था। तब वो बात को गुमराह करने की कोशिश करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने लोगों से सुना है कि उसे जहर किसने दिया था। ये सुनकर वो कहती है कि अगर आपको टाइम वेस्ट ही करना है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसा कहते हुए वो जाने के लिए खड़ी होती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है क्योंकि इन्होंने पहले से ही कॉफी में ड्रग्स मिलाया होता है। इसके बाद वो उसे यहाँ से एक सुनसान जगह पे लेकर जाते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि इस लड़की के साथ जो चाहे वो करना, लेकिन मुझे बस एक सेटिस्फाई वीडियो भेज देना जिसे मुझे किसी के पास भेजना है। ये सुनकर गुंडे भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जैसे वो उसके पास आते हैं कुछ करने के लिए, तभी सीवान जग जाती है और कहती है कि आपको क्या लगा था कि आप उस कॉफी से मुझे बेहोश कर सकती हो। ये सुनकर वो कहते हैं कि अच्छा हुआ अगर तुम बेहोश नहीं हुई भी तो, यहाँ पे पहले से काफी सारे लोग हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से आसानी से बच के जा सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि जाना भी कौन चाहता है और इसके बाद वो अपने लोगों को अंदर आने का इशारा करती है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे काफी सारे ऑफिसर आते हैं जो कि इसके गुंडे को थोड़ी देर के अंदर खत्म कर देते हैं। सीवान कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं इतनी बड़ी पागल हूँ जो कि आपसे मिलने के लिए ऐसे ही बिना तैयारी के आ जाऊंगी। वो कहते हैं कि तुमने तैयारी की होगी लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। और तभी यहाँ पे जोई भी अपने लोगों को लेकर यहाँ पे आ जाती है जो कि सीवान के लोगों से कई गुना ज्यादा होते हैं। और दूसरी तरफ फू चैन को भी अपने पर्सनल असिस्टेंट से सीवान के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो तुरंत कॉल करके बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कह देता है। और इधर ये सारे लोग मिलकर सीवान को पहले जख्मी करते हैं और फिर उसे रस्सियों से हवा में बांध देते हैं। सीवान सभी को समझाती है जब उसका हस्बैंड यहाँ पे आएगा तब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर जोई जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिना किसी तैयारी के यहाँ पे आई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे हस्बैंड को किस तरीके से हैंडल करना है। और फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि इसके ग्रैंडपा ने ही फू चैन के ग्रैंडपा को कमजोर करने के लिए उसे पॉइजन दे दिया था और उसका पॉइजन का एंटीडोट भी इनके पास होता है जो कि वो अपनी पोती को दे देते हैं और कहते हैं कि सही समय पे इसका यूज कर लेना। जोई उसे दिखाती है और कहती है कि इसके बदौलत वो मेरे पास आएगा ना कि तुम्हारे पास। और तभी यहाँ पे फू चैन भी आ जाता है और वो सीवान को हवा में लटकते हुए देखता है। जोई उसे देखती है और कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे जाने दूं तो मैं उसे छोड़ दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उसके बाद मैं तुम्हारे पॉइजन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए तुम्हें एंटीडोट भी दे दूंगी, लेकिन एंटीडोट पाने के लिए तुम्हें इस लड़की को छोड़ना होगा ताकि मैं इसे पूरी तरीके से खत्म कर सकूं। इनकी बातें सुनकर फू चैन को गुस्सा आ रहा होता है और ये बात सुवान नोटिस कर रही होती है, इसलिए वो उसे शांत रहने के लिए कहती है। लेकिन जोई इस बात को हल्के में लेती है और कहती है कि अगर इसे गुस्सा भी आया तो मेरे पास इतने सारे लोग हैं कि वो उसे आसानी से खत्म कर सकते हैं। लेकिन फू चैन इसकी किसी भी शर्त को नहीं मानता है। वो सभी लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो सबसे बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ रहा होता है। उसका गुस्सा भी काफी तेजी से बढ़ भी रहा होता है जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से एक पर्सन होता है जो कि पीछे से फू चैन के सर पे पीछे से हमला कर देता है, जिस वजह से फू चैन को काफी गंभीर चोट लग जाता है। चोट बहुत ही ज्यादा गहरी होती है, लेकिन रहस्यमय तरीके से चोट लगने की वजह से जो उसकी फर्स्ट लाइफ की यादें होती है ना, वो धीरे धीरे उसे याद आने लगती है, जिसे वो समझने की कोशिश कर रहा होता है। और सुवान उसे रोकने के लिए कह रही होती है। वो उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ देखूं, इसलिए तुम रुक जाओ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अब मेरी बारी है। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ की रस्सी को खोल देती है और हवा से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर सुफैन उसे बचाने के लिए हवा से भी तेज रफ्तार के साथ दौड़ता है। किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है और वो तुरंत सीवान के पास पहुंच जाता है और उसे नीचे गिरने से उसे बचा लेता है। कि गुस्से का लेवल अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया होता है। उसकी आंख पूरी तरीके से लाल हो गई होती है। इसके बाद वो सभी लोगों को एक एक डालता है। ये देखकर जोई उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो इस एंटीडोट के थ्रू उसके पास आने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुम्हें ये एंटीडोट चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन फू चैन तो उसके गले को ही पकड़ लेता है और उसके गले को तोड़ते हुए तुरंत उसे मार डालता है। इसके बाद वो सीवान के डैड को जान से मारने की कोशिश करने लगता है, उनका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे सीवान आ जाती है और उसे रोकती है। इस समय उसके गुस्से का लेवल बहुत ही ज्यादा होता है, जिस वजह से वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रहा होता है। और ये देखकर वो उसे शांत करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका गुस्सा धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है। गुस्सा बढ़ने की वजह से उसकी हालत भी खराब हो जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर सीवान बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो उसे खो ना दे, इसीलिए वो उस एंटीडोट को खोजने के लिए जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि वो एंटीडोट पूरी तरीके से टूट गया है, तब वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा बेबस समझने लगती है। ये देखकर जोई उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं तुम दोनों को साथ में रहने नहीं दूंगी। सीवान वापस से आती है और फू चैन को जगाने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम मर गए तो याद रखना मैं भी तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगी। तभी फू चैन अपना हाथ हिलाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये अभी मरा नहीं है, ये भी जिंदा है। उसे कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगा। अब अगले सीन में हम इन दोनों को एक बार फिर से सभी चीजें ठीक करने के बाद दोबारा शादी करते हुए देखते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लगभग सभी लोग इनकी शादी को अटेंड करने के लिए आए होते हैं और ये दोनों भी एक दूसरे को सही
सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी शादी कंप्लीट होती है वो सभी लोगों के सामने अचानक से गायब हो जाते हैं। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अचानक से वो दोनों कहाँ पे गायब हो गए। कहानी खत्म हो उससे पहले हमारा हीरो हमारी हीरोइन को ये बताता है कि उसके उस पॉइजन की वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती थी, लेकिन उस पॉइजन की वजह से उसके पास कुछ पावर्स भी थे जो उसे एक आम इंसान से थोड़ा अलग बनाते हैं, जिससे वो फाइटिंग बहुत ही तेजी के साथ कर सकता है। वो एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट भी हो सकता है। इसी स्वीट एंड प्यारे से मोमेंट पे इस ड्रामे का देन हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? अगर आप भी हमारे हीरो की जगह पे होते और किसी ने जानबूझकर आपकी बॉडी के अंदर पॉइजन डाल दिया होता तो आप क्या करते? क्या आप अपनी जान को बचाने के लिए किसी डॉक्टर को ढूंढते ताकि वो एंटीडोट बना दे, या फिर किसी ऐसे ही हमसफर को ढूंढते जो आपको इस तरीके से ठीक कर देती? आप क्या चूज करते? मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।